गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल से बेटा हमने जो है चैप्टर 9 दो विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध जो है स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत जो है मैंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसके बारे में आप लोगों को बताया था। आज हम देखेंगे दक्षिणपंथी आंदोलन और फांसीवाद कि फांसीवाद है क्या। एक्चुअल में जो है फासिज्म शब्द से जो है फांसीवाद बना है और जिसका अर्थ होता है लकड़ी के गट्ठों का बंधा हुआ बोझ। ये आपकी बुक में शायद दिया नहीं है। तो जो फासिज्म है वो लकड़ी के गट्ठों से बंधा हुआ एक बोझ होता है जो एकता का प्रतीक बताता है। ठीक है, फांसीवाद की शुरुआत जो है इटली में हुई है और इसके जो जनक थे वो थे बेनेतो मुसोलिनी। ये हिटलर की तरह ही बहुत फेमस व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, तो आज इन्हीं के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। इस माहौल में यूरोप के कई देशों में उदारवाद विरोधी आंदोलन प्रभावी होने लगे। इन देशों में एक बड़ा तबका मध्यम वर्ग का था, जिसमें छोटे व मध्यम किसान, दुकानदार, व्यापारी, छोटे उद्योगपति तथा व्यवसायी शामिल थे। यह वर्ग एक और बड़े पूंजीपतियों का विरोध करता था, क्योंकि उनकी नीतियों के कारण मध्यम वर्ग के व्यवसाय घाटे का सामना कर रहे थे। 1929 में आर्थिक महामंदी के कारण सबसे अधिक प्रभावित यही वर्ग था। ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद का स्थिति था कि क्या हो रहा था इसमें कि उदारवादी आंदोलन सक्रिय था। 1917 की जो रूसी क्रांति थी उसके बाद उदारवादी आंदोलन बढ़ रहे थे, परंतु अब क्या हो रहा था कि उदारवादी आंदोलन का जो है विरोध होने लग गया था। एक बड़ा जो तबका मध्यम वर्ग था, जिसमें छोटे व्यापारी, उद्योगपति और मध्यम वर्ग के किसान थे, वे पूंजीपतियों का विरोध कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि उनकी नीतियों के कारण जो है मध्यम वर्ग का व्यवसाय जो है घाटे पर चल रहा था और 1929 की आर्थिक जो महामंदी आई थी उससे इस मध्यम वर्ग को है जो है सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। किसानों की जमीनें नीलाम हो रही थी, छोटे दुकानें व कारोबार बंद हो रहे थे और बेरोजगारी बढ़ रही थी। दूसरी ओर यह निम्न मध्यम वर्ग समाजवाद और साम्यवादी मजदूर आंदोलन का भी विरोध करता था, क्योंकि वे निजी संपत्ति का विरोध करते थे। ठीक है, दूसरी ओर क्या कर रहे थे कि ये किसान मजदूर जो आंदोलन था उसका भी जो है ये विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वे निजी संपत्ति का विरोध करते थे इसलिए। जबकि मध्यम वर्ग अपनी छोटी संपत्ति को बचाने में लगा हुआ था कि भाई इनके पास जो संपत्ति बची हुई है उसको ये बचाना चाह रहे थे, इसलिए जो है ये मजदूर किसानों के आंदोलन का विरोध कर रहे थे। ऐसे में यह छोटी संपत्ति वाली मध्यम वर्ग उदारवाद और साम्यवाद दोनों के खिलाफ हुआ। 1925 के बाद और विशेषकर 1929 के आर्थिक महामंदी के बाद यह मध्यम वर्ग राजनीतिक रूप से सक्रिय होने लगा। ठीक है, क्या हुआ कि 1925 के बाद और विशेषकर 1929 के आर्थिक महामंदी के बाद जो है ये वर्ग क्या होने लगा, विशेष रूप से ये वर्ग जो है सक्रिय होने लगा राजनीति में। यह आंदोलन चुनावी लोकतंत्र, उदारवाद, कानून का राज, समानता का सिद्धांत, समाजवाद जैसी बातों के विरुद्ध था और साथ ही दूसरी देशों के विरोध अति राष्ट्रवादी भी था। इस तरह के विचार फांसीवादी विचार कहे जाने लगे। ठीक है, और इस तरह के जो विचार सामने आए उसे फांसीवादी विचार कहे जाने लगे। इस आंदोलनों का मुख्य फायदा उठाते हुए इटली व जर्मनी में नाजीवादी और फांसीवादी पार्टियां उभरने लगी। फांसीवाद कई प्रकार के थे मगर उनमें कुछ बातें समान थी। ठीक है, तो फांसीवादी पार्टी की जो कुछ विशेषताएं थी वो इस प्रकार है। वे अति राष्ट्रवादी थे। यहाँ पर अति राष्ट्रवादी का मतलब समझ लीजिए कि देश में जो भी लोग हैं वो लोग जो हैं वो राष्ट्र के लिए हैं, राष्ट्र उसके लिए नहीं है। यदि कोई व्यक्ति है वो कुछ गलत काम कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो राष्ट्र के हित में है तो वो सही है। और यदि कोई व्यक्ति सही काम कर रहा है लेकिन वो राष्ट्र विरोध हो रहा है या राष्ट्र के खिलाफ जा रहा है किसी भी चीज में, तो वह देशद्रोही माना जाएगा। ठीक है, वे यह बताते थे कि राष्ट्र हित ही एकमात्र सर्वोपरि हित है और राष्ट्र को आमतौर पर देश के बहुसंख्यक समुदाय के बराबर मान लिया जाता था कि देश में जितने लोग हैं वो राष्ट्र के बराबर हैं। वे विश्व में अपने राष्ट्र का आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, जिसके लिए सैन्यवाद और युद्ध उन्माद पर जोर देते थे। ठीक है, वे क्या कहते थे कि वे अपने देश का विस्तार करना चाहते थे, देश में सैनिक संख्या बढ़ाना चाहते थे और युद्ध की स्थिति निर्मित करना चाहते थे। वे युद्ध को ही सर्वोपरि मानते थे। बेनितो मुसोलिनी ने जो है कुछ बहुत सारे काम किए थे कि पहला तो जो है स्कूली शिक्षा में सैनिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था।
कुछ भी चीजें वहां पर छपती थी तो वो उनकी अनुमति से छपती थी। वे कहते थे कि जिस प्रकार किसी स्त्री के लिए माँ बनना आवश्यक है, ठीक है ना, वैसे ही जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसके लिए युद्ध करना आवश्यक है। जिसने जन्म लिया है या तो वो युद्ध करे या तो यूं ही मर जाए। और एक लाइन कहते थे कि कलम और पेंसिलें, पेन कलम जो है वो बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक सुंदर जो है वो रिवाल्वर और गोलियां सुंदर होती है। तो इस प्रकार जो है अपने देश में वे युद्ध और उन्माद की स्थिति पैदा करते थे ताकि सभी लोग जो है युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लें। दूसरा, वे राष्ट्र के अंदर किसी प्रकार के द्वंद्व या संघर्ष जैसे वर्ग संघर्ष, राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा आदि को खत्म करना चाहते थे। अर्थात वे देश में केवल एक दल को रखना चाहते थे और अन्य दलों में किसी भी प्रकार का जो संघर्ष है उसे नहीं चाहते थे। वे राज्य के हाथ असीमित शक्ति देना चाहते थे ताकि वे ऐसे संघर्षों का हल आसानी से तय करके जो है उन्हें समाप्त कर सके और सब पर जो है अपनी नीतियों को थोप सके। वे हिंसा में और बलपूर्वक अन्य राजनीतिक दलों, संगठनों को आदि को ध्वस्त करने में विश्वास करते थे कि यदि किसी अन्य दलों का उदय हो रहा है और उनके खिलाफ हो रहा है तो वे उसे तत्काल समाप्त कर देना चाहते थे। वे लोकतंत्र विरोधी थे। फांसीवादी मानते थे कि लोकतंत्र, चुनाव, कानूनी प्रक्रिया, नागरिक स्वतंत्रता व अधिकार राष्ट्र की समस्याओं के हल में बाधा है। ठीक है, वे क्या थे? लोकतंत्र विरोधी थे। वे मानते थे कि देश के विकास में जो है ये बाधा उत्पन्न करते हैं। एक व्यक्ति तथा एक पार्टी का शासन तानाशाही राष्ट्रहित के लिए आवश्यक है कि देश में केवल एक पार्टी ही होना चाहिए। ठीक है, ये संसद को सड़ती हुई लाश कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? संसद को सड़ती हुई लाश। वे प्रायः पारंपरिक और पारिवारिक सामाजिक मूल्यों में विश्वास रखते थे, जैसे महिलाओं को बच्चा पैदा करके घर संभालना है या समाज में अपने से ऊंची हैसियत वालों का आदर करना चाहिए और वो उनके आदेशों को बिना प्रश्न किए मानना चाहिए। समानता, सबके लिए बराबर अवसर, विविधता के प्रति सम्मान और सहिष्णुता आदि के मूल्यों में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, इनका क्या मानना था कि स्त्रियों का काम है घर संभालना, जो ऊंचे या धनाढ़ परिवार के लोग हैं उनको सम्मान देना। वे समानता, स्वतंत्रता, इसके मूल्यों को वो नहीं मानते थे और ना ही उसके ऊपर विश्वास करते थे। वे पार्टी के सर्वोच्च नेता के आह्वान पर जनता को निरंतर उद्वेलित करके आंदोलन का निर्माण करते हैं। ठीक है, वे लगातार जो है लोगों का आह्वान करते रहते थे, युद्ध के लिए तैयार करते रहते थे। फांसीवाद लगातार जनता को आंदोलन की अवस्था में रखता है और वह नियंत्रित जन आंदोलन पर निर्भर रहता है कि वे लगातार जनता में जो है आंदोलन के लिए उत्सुकता बनाकर रखता है ताकि वे हमेशा तैयार रहे। लोगों तक संदेश पहुंचाने तथा उनकी भावनाओं को भड़काने के लिए राज्य के मीडिया का जबरदस्त उपयोग किया जाता है कि वहाँ की जो मीडिया है उसमें केवल उसी प्रकार की खबरें छापी जाती है जो उनके लिए अनुकूल हो। ऐसे बिल्कुल खबरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है जिससे उनमें गलत प्रभाव पड़े। सातवां है, जर्मनी जैसे देशों में फांसीवाद नस्लवाद का रूप धारण करता है और किसी बहुसंख्यक नस्ल की श्रेष्ठता और वर्चस्व को स्थापित करना उसका कथित उद्देश्य होता है। ठीक है, जर्मनी में नाजीवाद अर्थात एडोल्फ हिटलर का शासन था और वहां पर जो है एक यहूदी लोग थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि यहूदी संप्रदाय के लोगों को जो है ये घृणा की दृष्टि से देखते थे और जर्मनी जो प्रथम विश्व युद्ध में हार गया था उसका कारण भी उन्हीं को माना जाता है। इसलिए जो है इन लोगों को जो है बहुत प्रताड़ित भी किया जाता है और अपने जो संप्रदाय जिनकी संख्या अधिक है उसे वो श्रेष्ठ मानते थे। इसके तहत यहूदी जैसे अल्पसंख्यक नस्ल या धर्म के लोगों को निशाना बनाया गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार को सही ठहराया गया और बहुत गलत तरीके से जो है उनका शोषण किया गया, उनको मौत के घाट व्यापक नरसंहार किया गया। आगे हम पढ़ेंगे नाइट ऑफ ब्रोकन, होलोकॉस्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हाना का सूटकेस पढ़ेंगे कि जिसमें बताया गया है कि कितनी बर्बरता के साथ जो है जर्मनी में यहूदियों को मारा गया और बाद में जो है इनके लिए आज का वर्तमान इजराइल जो देश है वो इसी के बाद जो है बना है। ठीक है बेटा, तो ये था फांसीवाद। कोई भी डाउट होगा तो पूछेंगे, आगे जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।